दिनेश जी इसलिए बच जाते हैं क्योंकि दिनेश जी भोजपुरी सिनेमा बीच वाला लड़का है। जहां ऐसी बात आती है कि मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ को बुला लो, और जब पवन सिंह, खेसारी लाल, निरहुआ को बुला लो, तो आप भोजपुरी सिनेमा के रामविलास पासवान जी हैं। अगर चर्चा में ना रहबा तो जनता पर्चा फाड़ के फेंक दी। करिश्मा कपूर बहुत पसंद है आपको। अब सोचिए कितनी पसंद है कि राजा हिंदुस्तानी देखे थे, हाँ। और हम निरहुआ हिंदुस्तानी बना दिया। निरहुआ हिंदुस्तानी 1, निरहुआ हिंदुस्तानी 2, 3, 4 तक आ गई। अरे गजब। निरहुआ बुलाने में शुरू में लोग गुस्साते थे आप? यार मैं दिनेश लाल यादव हूँ। दुलही रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। बॉलीवुड की फिल्मों में किसिंग सीन होता है, भोजपुरी और साउथ में ढोंडी से इतना प्रेम क्यों होता है? आपका बड़ा बयान वायरल हुआ था, ईश्वर के विधि को मिटा सकता हूँ। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। टीवी चैनल पे जो आदमी माइक पकड़ा तो हम ही थे। अरे बाप रे। मुझे समझ में कब आया, जब मैं मोदी जी से मिला। वो भी जिक्र किया इसका? वो देखे मुझे तो देख के ना हंसने लगे। एक चीज का ध्यान रखो कि हम लोग ना यहाँ देश चलाने के लिए बैठे हैं, चैनल चलाने के लिए नहीं। खेसारी जब डेब्यू हो रहा था, उनकी पहली पिक्चर में आपने हेल्प की थी। हाँ। जब उनके प्रचार में खेसारी नहीं है तो क्या उनको तकलीफ हुआ था? वो रेडी थे। पवन जी खेल कर देते हैं थोड़ा। मैं गा के बोला, सोहली में सूचना जारी बा, निरहुआ से बढ़िया खेसारी बा। आपके फेवरेट रवि जी हैं? मामला लीगल में वो गए, अभी आ गए हैं। वो सांसद बने, आप वो सांसद बन गए। आप और आम्रपाली जी साथ रहते थे, रिश्ता था। अब 1 साल से खटपट हो गई है। रामभद्राचार्य जी के पास आप गए थे, उनको अर्धांगिनी वहां कह दिया था। रामभद्राचार्य जी बोले ई के है तुहार बहन नहीं। आम्रपाली भौजी जिंदाबाद, आम्रपाली भौजी जिंदाबाद। आपके लिए गरीबी के मायने क्या है? पवन सिंह जी ने 500 देवी गीत गाया, उसको भी गाना पड़ता है। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। जब गरीब होते हैं ना तो उस समय सिर्फ दिखता है कि मेरे घर पे कैसे पैसा आएगा, कैसे खाना बनेगा। मैं हनुमान चालीसा सुनता हूँ। हम गा वो रहे हैं जो आप सुन रहे हैं, पर हमको जो सुनना है वो हम सुन रहे हैं। जो आप लड़ाई कर रहे थे कि भाषा के खिलाफ, राज ठाकरे से नहीं डरते आप? हाथ उसी पे उठाते हो ना जिसपे आपको पता होता है कि पलट के नहीं मारेंगे। जीती बिहार। बड़ा कठिन सवाल पूछ रहे। ओ मायन पूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हर चेहरे में होते हैं कई चेहरे, जिसको भी देखो बार बार देखो। मेरे मेहमान की भी यही पहचान है, उनमें भी कई पर्सनैलिटी है। वो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, पॉलिटिशियन हैं, और जो बचा है वो भी हो जाएंगे, इतना हमको भरोसा है। भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार हैं, ऐसा हमारे यहाँ कई सारे भोजपुरी स्टार ने कहा। लेकिन एक जो डेटा पक्का है वो ये कि उनकी पिक्चर यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भोजपुरी पिक्चर है। दिनेश लाल यादव जी, वेलकम टू माय शो। बहुत धन्यवाद भैया। कैसे हैं महाराज? एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। और जब आपने बुला लिया है तो और बढ़िया हो गए। आपके सारे चेले चपाटे हमारे यहाँ के गए, सब लोग कह गए कि दिनेश भैया सबसे बड़े एक्टर हैं। आपस में बहुत मार्क कटाई होता है भोजपुरी सिनेमा में, हम अक्सर सुनते हैं इनके बारे में वो बोल दिए, उनके बारे में वो बोल दिए। लेकिन आपका नाम ऐसा था जहां सब सम्मान देके चले गए, तो इसको कैसे देख रहे हो आप? मुझे लगता है भैया कि ये तो दुनिया की रीत है कि अब जब आप किसी को सम्मान देंगे तो सामने से सम्मान ही मिलेगा। तो हमारी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं जो हमसे सीनियर हैं, उनको हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने गुरु की तरह उनका आदर करते हैं। और जो भी हमारे बाद आए हैं उनको भी हम बहुत प्यार करते हैं, अपने भाई की तरह, छोटे भाई की तरह। तो इसलिए मेरे साथ किसी का कुछ अनबन हो नहीं पाता है। जैसे जो हमारे सीनियर हैं रवि किशन भैया, मनोज तिवारी भैया, वो दोनों को ही मैं, और ये दिल से मानता हूँ, जो सच है कि अगर वो दोनों लोग नहीं होते तो मुझे तो कभी अवसर ही नहीं मिलता यहाँ तक पहुँचने का। मैंने देखा था कि जब मैं कलकत्ता में पढ़ाई कर रहा था तो उस दौरान टेलीविज़न पे कहीं कुछ भोजपुरी का लेना देना कुछ नहीं था। उस समय एक गाना आया टीवी पे और उसमें मैंने देखा कि रवि किशन भैया जो है भोजपुरी गाना उनका आ रहा है, तो मुझे बड़ा प्राउड हुआ कि यार टीवी पे मेरी भोजपुरी भाषा आ गई। तो उस दिन से वो जो सम्मान था वो अभी तक है, जीवन भर रहेगा। उसके बाद जब हमारे मनोज तिवारी भैया आए, एक सिंगर हीरो बने, ससुरा बड़ा पैसा वाला। अरे क्या कहर बरपाए थे, ऊपर वाली, बगल वाली, सामने वाली, एक गुड्डी और रिंकी के पापा, हमें सब रटा है आज। जी। तो वो जब आए और उस फिल्म की जो अपार सफलता थी, गजब वायरल लेकिन होता हुआ, गजब, तब जाके
ये ट्रेंड शुरू हुआ कि वहाँ जो सिंगर हैं और पॉपुलर हैं तो उनको लेके फिल्म बनाते हैं। तो इस वजह से मुझे भी मौका पूरब के बेटा एल्बम चला था उनका, और फिर ससुरा बड़ा पैसा वाला। ससुरा बड़ा पैसा वाला। तो उन्हें अवसर मिला और उन्होंने दिखाया। अच्छा महाराज, हम हो गया थे, सोचो आप, देखिए पंडित जी बताई ना बिया ब्याह कब कब हुई हाँ, बस ये सब लाइन से पिक्चर जो उस बीच में आई थी। और वही उनकी ही देन है कि उसके बाद जब मैं आया, पवन सिंह आए, खेसारी लाल यादव आए, अरविंद अकेला आए, प्रवेश लाल आए, चिंटू आए, ये जो जितने लोग आए, फिर वो एक रास्ता तो वहीं से बना। तो फिर उनसे क्या हम कंपटीशन करेंगे, उनसे हम क्या लड़ेंगे। हमसे कोई कहा कि दिनेश जी इसलिए बच जाते हैं क्योंकि दिनेश जी भोजपुरी सिनेमा में बीच वाला लड़का है। ऊपर रवि जी मनोज जी लड़ लिए, नीचे पवन खेसारी लड़ लिए, दिनेश जी वाला कोई मिला नहीं, वो अकेले रह गए। नीचे वाले भैया हो गए, ऊपर वाले भैया कह दिए, काम चल गया। हाँ, कहीं ना कहीं ये है कि मतलब आपके समकक्ष वाला कोई था नहीं उधर। वो नीचे वाले दो आपस में लड़ रहे थे, ऊपर वाले दो का चल रहा था कि हम बड़े तुम बड़े, आप कहे हम बीच में हैं, आराम से मजे में हैं। नहीं, मैं ही इकलौता ऐसा एक्टर हूँ जिसको जहाँ ऐसी बात आती है कि मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ को बुला लो, हाँ, और जब पवन सिंह, खेसारी, खेसारी लाल, निरहुआ को बुला लो, तो वो जो तिकड़ी पूरा होती है ना, मैं वहाँ भी पूरा कर देता हूँ, यहाँ भी पूरा कर देता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि तो आप भोजपुरी सिनेमा के रामविलास पासवान जी हैं। यूपी एनडीएम दोनों फिट आते हैं। हाँ, फिट तो हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये सच में मैं देखा, आप ही के पॉडकास्ट में देख रहा था, पवन जी को देखा मैंने, खेसारी जी को देखा, तो ये भी उनका बड़प्पन है, उनकी महानता है कि वो एक ऐसे कलाकार जो उनके साथ में ही काम कर रहे हैं, एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिर भी उनको अगर सम्मान दे रहे हैं तो ये उनका बड़प्पन है। या इसलिए कह रहे थे कि दूसरे वाले कह नहीं सकते, अब पवन जी खेसारी नहीं, खेसारी पवन नहीं कहे, आप सेफ नाम है। अच्छा, वो लोग आपस में थोड़ा जो लड़ते भी है ना, वो एक उनका मस्ती है। जानता हूँ, दोनों मेरे मित्र हैं, मैं दोनों को ऑफ द रिकॉर्ड भी जानता हूँ। हाँ, और दोनों मस्ती खोर हैं। और मुझसे जब मिलते भी हैं और मैं कभी कभी ये बोलता हूँ, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग, ये बाहर बात हो रही है, कह रहे वो लोग लड़ रहे, क्यों, क्या है? अरे कुछ ना भैया, अब तू तो लड़बा ना, तो कुछ तो केहू तो चाहिए तो नहीं। तो आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, कि उनको भी पता है कि मैं तो लड़ूंगा नहीं, तो वो आपस में थोड़ा ये करते रहते हैं, खेसारी थोड़ा थोड़ा छेड़ते रहते हैं। खेसारी को मजा भी आता है। हाँ, उनको मजा आता है और वो जानबूझ के छेड़ते हैं। हाँ, कि पवन जी रिएक्ट कर देंगे, थोड़ा मौज काट लो। हाँ, वो जानबूझ के छेड़ते हैं। और कई बार तो मैंने खुद देखा जानबूझ के छेड़ते हुए। मैं बोला क्यों कर रहे हो? बोला ना भैया, देखा ना मजा आई। तो हम बोले मत करो। हमारे पॉडकास्ट में कहे तो थे कि उनसे बेहतर बॉडी बनाए, उनसे बेहतर डांस किया। वो जानते थे कि वो छिड़ जाएंगे। वो छिड़े, फिर पवन जी भी कहे। हाँ, फिर वो बोले भी कि अरे भाई, उससे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, और बात भी सच है। मैं एक बात मैं कहता हूँ, अब ये लोग चूँकि मानते भी हैं तो मैं उनसे बहुत सारी बातें कर भी लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ उनको कि देखो, क्या है कि यहाँ कोई आम है, कोई सेब है, कोई अनार है, कोई संतरा है, तो सबकी अपनी अपनी कुछ खूबी है, खासियत है। तो ये कौन सी लड़ाई है कि इसमें अच्छा कौन है? बट इसको दूसरे नजरिए से आप देखो, जी। जब कभी दो आदमी लड़ते हैं तो लोगों में एक्साइटमेंट बनी रहती है। हाँ, और इसलिए वो दोनों लड़ते दोनों भी चर्चा में भी रहते हैं बढ़िया से। हाँ, और वो दोनों के लड़ने का कारण भी वही है। वो दोनों के लड़ने का कारण मैं भी कब पता चला मुझे, मैं भैया एक फिल्म कर रहा था, और फिल्म में एक डायलॉग आया कि अगर चर्चा में ना रहबा तो जनता पर्चा फाड़ के फेंक दी। वाह गजब। तो हम बोले आए, इसीलिए लड़ता है। मैं बोला इसीलिए वो रवि भैया, मनोज भैया, ये लोग भी भिड़ते रहते थे और बाद में दोनों एक ही हैं। उधर जाके देख रहा हूँ कि लड़ रहे हैं, फिर मुझे लगा अरे दोनों में कोई दुश्मनी हो गई। फिर मैं देख रहा हूँ दोनों साथ में ही बैठे हैं। पवन सिंह, खेसारी लाल, दोनों ऐसे चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, लोग बोल रहे हैं। मैं जहाँ जा रहा हूँ अपने फिल्म के प्रमोशन में, उन लोगों की बात हो रही है। कह रहे भैया वो दोनों, अरे हम तो उन लोग का बात यहाँ कहाँ से आया? तो मुझे लगा कि हाँ, वो लड़ते ही इसलिए हैं कि वो जहाँ नहीं भी रहते हैं वहाँ भी उनकी बात होती है, जैसे यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई। तो ये मुझे लगता है एक ट्रिक है कि चर्चा में रहने का, लोगों को बात करने का वो मौका देते हैं। और
शायद इसीलिए देखिए अभी ये जो शो भी है जिसमें मैं भी गया था, बिग बॉस, लोगों को वो पसंद भी आता है कि दो लोग लड़ रहे हैं और देखने में मज़ा आ रहा है उनको, तो वो कहते तो हैं कि काहे लड़ रहे हैं, पर उनको मज़ा तो आता है इसीलिए देख रहे हैं। जनता भी चाहती है ना कि हमारा अलग अलग हो। हाँ। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब चलता है ना कि तुम इधर वाला हो किधर वाला हो। हाँ, सब इंगेज रहते हैं आपस में, पूरा मार्केट चल रहा है इसी पे। और उसी में उनको मज़ा भी आता है और ये भी रहता है कि चलो भाई, एक जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई गेम खेल रहे होते हैं, तो उस गेम में एक तरफ छोटा भाई है एक तरफ बड़ा भाई है, लेकिन जब वो गेम शुरू होता है तो लगता है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, और वो जब कंपटीशन होता है तो ही देखने वाले को भी मज़ा आता है। अब दोनों भाई भाई मिल के खेल रहे तो क्या मज़ा आएगा, तो शायद इसलिए भी। आप से हमारी मुलाकात आपको याद है पहली बार कब हुई थी? हाँ, मैं हमारी आपकी मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, हाँ, एक बार हम और आप मिल चुके हैं। चुनाव में। हाँ, हाँ, क्योंकि मुझे अगर याद नहीं आया तो इसीलिए नहीं आया होगा क्योंकि उसी। आपके जीवन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जो हम याद दिलाएंगे, आपको याद आ जाएगा। अच्छा, आपको याद है कि आपका बड़ा बयान वायरल हुआ था, ईश्वर के विधि को मिटा सकता हूँ। अच्छा। आप नाराज हो गए थे, याद है एक बार? हाँ। टीवी चैनल पे। हाँ। वो जो आदमी माइक पकड़ा तो हम ही थे। अरे बाप रे बाप। हम आजमगढ़ आए थे आपका इंटरव्यू लेने के लिए, हालांकि वो टीवी चैनल से आपका संवाद हुआ था। हाँ, संवाद हुआ था, लेकिन ना मैं लेकिन जो माइक पकड़ा, जो इंटरव्यू करने मैं आया था, फिर चैनल से मैंने जुड़वा दिया था। अच्छा किए थे भैया। फिर वहां वाला मामला चला। आपका फर्स्ट सिलेक्शन था। लेकिन आपको फिर बताना चाहिए था वो लोग को जाके कि मैं थोड़े मिटा रहा था, मैं तो एक कविता पढ़ रहा हाँ, था। वो याद है मुझे, पूरा किस्सा काफी इंटरेस्टिंग रहा। और उसमें ना एक चीज मैंने देखा और मुझे बाद में समझ में भी आया कि हमें बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा कि अगर हम कोई ठीक बात भी बोल रहे हैं और 10 लाइन बोल रहे हैं, तो उस 10 लाइन में से सिर्फ अगर 2 ही लाइन कोई चला के चाहे तो आपको पागल घोषित कर देगा। हाँ, मतलब मीडिया चाकू की तरह है, सेब काटने का काम भी आती है, आदमी काटने का भी। आप चाहो उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो पॉपुलैरिटी में, या थोड़ा दाएं बाएं गया तो वही आपको। क्योंकि सामने वाले का सवाल था कि निरहुआ, तुम यहाँ आए हो आजमगढ़, तो यहाँ बहुत लोग आए और कोई यहाँ पे जीत नहीं पाया। अखिलेश यादव जी के सामने आप चुनाव लड़ रहे हाँ, थे। उनके सामने कोई जीत नहीं पाया, तो क्या सोच के आप आए हो? तो मैं बोला भैया ऐसा तो नहीं है, मैंने तो ये पढ़ा है, दिनकर जी ने लिखा है कि जिंदगी वहीं तक नहीं ध्वजा जिस जगह विगत युगों ने गाड़ी, मालूम किसी को नहीं अनागत नर की दुविधाएं सारी। आने वाला कोई कर ही नहीं पाएगा, ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया? तो मैंने कहा कि स्वातंत्र भाव नर का अदम्य, वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या विषाद पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। तो ये दिनकर जी ने कहा है। अब वो सारा चीज हटा के निरहुआ कह रहा है कि विधि का लेखा मिटा देगा। अरे हम नहीं कह रहे मतलब भैया। उसमें 2 चीजें गई थी, मुझे अभी भी याद है कि आपने कहा मुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ, तो वो एक गया कि एरोगेंस पार्ट शायद आ गया। हाँ, पर वो कैसे आया, उसको लाया गया। जैसे बात करते समय अब कोई सामने से ये संदर्भ दे रहा था कि आपको लगता है कि आप जीतोगे? मैं बोला कि देखिए, अगर मेरी जीत और मेरी हार से मेरी जीत हार होगी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप हाँ समझ गए। लेकिन अगर मैं ये मानता हूं कि मेरी सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो यही मेरी जीत है। और इस अगर भाव से मैं लड़ रहा हूं तो मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मैंने उस संदर्भ में कहा था। मतलब आप भावनाओं में कह रहे थे, वो शब्दों में ले रहे थे उसको कि हाँ ये ऐसा बोल रहा है कि इसको हराने वाला पैदा। मैंने कहा कि मैं धर्म के साथ खड़ा हूं। ये लाइन मुझे याद है। मैंने कहा कि मैं ये जानता हूं कि धर्म की जीत होती है। हम फिल्म भी करते हैं तो फिल्म में ऐसा दिखाते हैं कि भाई बहुत परेशान हो रहा है, विलेन जो है वो बहुत साजिश रच रहा है, बहुत सारे उसके पैतरे हैं, बहुत वो बाहुबली है, बहुत है। गरीब लड़का है, कमजोर आदमी है, पर वो सत्य के साथ है और आखिरी में उसकी विजय होती है क्योंकि वो धर्म के साथ है। तो मैंने कहा अगर मैं धर्म के साथ हूं तो मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ये लाइन मैंने बोला। अब उसको जो है, तो मैंने उसको उससे मुझे कोई वो भी नहीं हुआ कि भाई ऐसा क्यों चला है। मैं बोला चलो ठीक है। बट
अच्छा, इस अनुभव से क्या सीखा आपने? आई एम श्योर ये आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा होगा। हाँ। उसका मैं हिस्सा था, क्योंकि मेरा ये कलावा तब भी था, अभी भी है, अभी भी इंटरव्यू देखिएगा, ये काला वाला दिख जाएगा आपको। तो उससे मैंने ये सीखा। हाँ, और नहीं, एक्चुअली बहुत मुश्किल से उस दिन मैंने आपको ट्रैक किया था, भाग्य दौड़ा मैं आया, मेरा मजा वो लोग काट ले गए। हाँ। तब मैं स्टार्ट करा था मीडिया करियर अपना। जी, और मुझे ना सुबह 5 बजे से उठ के हाँ। और रात के 11-12 बजे तक दौड़ना पड़ता। मैं तो भाग ही रहा था इधर उधर, मैं उसी में फिर आपके साथ वो हो भी गया। तो मुझे ना तब भी नहीं समझ में आया। मुझे समझ में कब आया, जब मैं मोदी जी से मिला। वो भी जिक्र किया इसका? हाँ। वाह। तो जब मैं बाई इलेक्शन जीत के 22 में जब मैं गया, धर्मेंद्र जी को जो हराया था। हाँ, तो मैं गया और मैंने आशीर्वाद लिया। तो वो देखे, मुझे तो देख के ना हंसने लगे। तो मैं बोले, क्यों हंस रहे हैं सर? तो बोले ना कि ये थोड़ा एक काम करो कि एक चीज का ध्यान रखो। मैं बहुत सावधानी से सुनने लगा, क्योंकि मैं बहुत मानता हूं प्रधानमंत्री, हाँ, और प्रधानमंत्री भी हैं, और मैं उनको इस रूप में देखता हूं कि मतलब देश को इतने विषम परिस्थितियों से निकाल करके और देश को मेरे इतना आगे लेके जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। तो मैं बहुत सावधानी से सुनने लगा। तो बोले कि खाली एक बात ध्यान रखो कि हम लोग ना यहाँ देश चलाने के लिए बैठे हैं, चैनल चलाने के लिए नहीं। काटो तो खून नहीं, जो हिंदी पिक्चर डायलॉग है, फट के फ्लावर। बोले हाँ, कि हाँ ठीक है, वो तुम लोग फिल्म करते हो, वहाँ तुमको बयानबाजी करनी है, तुम लोगों को वहाँ पे स्टंट करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि फिल्म आ रही है तो थोड़ा पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है। यहाँ थोड़ा सावधान। गहरी लाइन थी लेकिन उनकी भी, चैनल चलाने नहीं बैठे हैं। हाँ, सावधान। उस दिन मैं फिर समझ गया कि नहीं, मुझे ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं, भले वो सच ही बोल रहा हूं, पर उसको बहुत सावधानी, जिसको मतलब जिस पे मीडिया कॉन्टेक्स्ट निकाल ले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सच था, उन्होंने आपको छेड़ा, आप छिड़े, थोड़ा सा आप तैश में आए, उनको मिल गया, उन्होंने अपना खेल लिया, खेल गए वो। और हम तो अच्छा, हम अपने तरफ से कि हम भाई अपने बात पे अडिग हैं कि अगर हम धर्म के साथ हैं तो हमें कोई हरा नहीं पाएगा। और दूसरा, आप एक तो अखिलेश जी खिलाफ लड़ रहे थे, तो वैसे वो बड़ी हाई प्रोफाइल सीट थी। हाँ। तो अखिलेश जी के चाहने वाले उसको वैसे भी वायरल करते। हाँ, वैसे भी वो तो पता चल जाता है, वो जो सामने बैठे थे उनका कोई भी इंटरव्यू देखो तो पता चल जाता है कि उनको ना दिक्कत है, उनको बीजेपी से दिक्कत है उनको मोदी जी से दिक्कत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपनी अपनी पसंद होती है उनको, हाँ, ठीक है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, मेरे बॉस रहे हैं वो, मैंने उनसे पूछा भी था, उन्होंने कहा बैलेंस बना रहना चाहिए। हाँ, तो ठीक है। फिर बाद में देखिए, मैं राजनीति तो मुझे एकदम आती नहीं, और डे 1 मैंने यही बात कहा। जब मुझे हमारे पूज्य योगी जी, उन्होंने मुझे जब कहा कि तुमको चुनाव लड़ना है, तो मैंने पहला वर्ड यही कहा कि हमको राजनीति आती नहीं है, हम कुछ जानते नहीं, हमसे नहीं होगा। तो बोले नहीं, तुम चिंता मत करो, तुमको कुछ करना नहीं है, तुम बस वहाँ पे रहना, और जो लोग मिले तुमसे और जो उनकी दिक्कतें हो, परेशानियाँ हो, वो भेज देना खाली, और वो सब हम करेंगे। तो हमको लगा कि ठीक है, हमको तो नहीं आती है राजनीति, पर अगर मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि वो करेंगे तो क्या दिक्कत है। फिर हम गए और उन्होंने उस वादा को निभाया। मतलब भैया, मुझे 2 ही साल मिला था वहाँ, लेकिन 2 साल में जब मैं गया वहाँ बैठा और वहाँ लोग मिलने लगे तो बोले कि भैया का करबा। तो हम याद किए अपना बचपन वाला दिन, जब हम पहला एल्बम गाए थे कि केहू जौन किया नहीं करके दिखाएंगे। तो हम बोले भैया, केहू जौन किया नहीं करके दिखाएंगे। बताओ आजमगढ़ में कौन सा ऐसा काम है जो कोई कर ही नहीं पाया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पीछे कोई है। समझ गए, जब सैय्यद है कोतवाल तो डर का है, डर का है। वो कह रहे हैं कि तुम बताओ, तो मैं भी गया एकदम, बोला बताओ।
कौन सा ऐसा काम है जो आज तक आजमगढ़ में कोई नहीं कर पाया? विधि के विधान को अभी हासिल पलट तो बोल रहे हैं लोग कि अच्छा जो कोई नहीं किया वो करेंगे आप? हम बोले हाँ बताओ। अब वो लोग ना पूरा लिस्ट हमको थमा दिए, बोले गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस, सीधे रेलवे लाइन आज तक कोई पास नहीं करा पाया। अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना पैसा लगेगा सोचिए। मैं बोला अच्छा। फिर दिए वो लोग कि आजमगढ़ महायोजना लागू हो जाए, आज तक कोई नहीं करा पाया। ठीक है, वो भी लिख लिए। फिर बोले यहाँ एक हवाई पट्टी बनी है पर यहाँ से जहाज कोई नहीं उड़ा पाया। बोले ठीक है। और बोले ये सड़कें हैं आजमगढ़ की जो इस हालत में है कि मतलब आप चलो, मैं गया भी था, देखा भी था और मैंने वो वीडियो बना के डाला भी था। बोला ये कोई नहीं बना पाता है। और वो सब मैंने लिखा और लिख करके जिस मंत्रालय में देना था मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया, रेल मंत्री जी को दिया। उसके बाद मैं गडकरी जी से ना वहाँ आजमगढ़ में एक रिंग रोड के लिए लिख दिया। छोटी सी जगह है पर उन्होंने वो भी दे दिया। तो अब जब वहाँ नया रेलवे स्टेशन बन गया, वहाँ से जहाज चल गई, नया रेलवे स्टेशन पास हो गया, अरे रेल लाइन जो, तो ये सारी चीज़ें हुई, तब वो लोग भी मान गए कि हाँ कि वो जो उन किया नहीं भाई करके दिखा दिया। तो सारा आप कर दिए, इसलिए आपको हरवा दिए लोग। देखिए क्योंकि कुछ रोक के रखे होते तो फिर अगली बार उम्मीद रहता ना कि अगली बार ही करवाएंगे तो जिताएंगे। अब एक के बार में सारा दे देने तैयार हो गए थे। नहीं, अभी तो बहुत काम था, हम तो अभी बहुत करते। हम तो उनको ये भी कहे कि अभी तो खाली आजमगढ़ से उड़ी है और लखनऊ तक जा रही है ना, एक बार और मौका दो, बम्बई और दिल्ली के लिए भी जहाज उड़ा दूंगा आजमगढ़ से। तो ठीक है, अगर उनको उतने में संतोष हो गया तो अच्छी बात है। काहे हार गए थे आप? आपका क्या, क्योंकि इस बार थोड़ा यूपी मामला टाइट था वैसे। देखिए ये पूरी दुनिया जानती है कि आजमगढ़ जो सीट है वो बहुत कठिन सीट है, पर उसके बाद भी वहां हम लोगों ने काम बहुत किया। और राजनीति में जो होता है, जो हर लोग कहते भी थे, मुझे डी रामा नायडू जी ने कहा था। डी रामा नायडू सर एक फिल्म बना रहे थे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि सारी भाषाओं में उन्होंने बना दिया था, भोजपुरी बची थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे भोजपुरी में करना है। मैं उनके साथ फिल्म कर रहा था, तो वो मुझे बताया कि मैं अपने गांव में एक बार चुनाव जीता और जितना बजट मिला ना उससे भी ज़्यादा मैंने अपना भी लगा के काम करवा दिया, एकदम गांव को चमका दिया। उसके बाद मैं हार गया। बोले यही राजनीति है। हमको मनोज सिन्हा याद आ गए। मेरे ही जिले के हैं। हाँ, मैं गया था इलेक्शन कवर करने, तो किसी मोहल्ले में थे जहाँ दूसरे लोग उनके थे, तो वो बहुत डरे हुए थे। तो मैं गया तो पहला सवाल पूछे कि सड़क आई? कहे लोग आई। ये फलनवा हुआ? कहे हाँ हुआ। ये हुआ। तो वोटवा देंगे ना महाराज? तो गांव में चाचा लोग बैठे थे, तो कहे वो हमारा वाला लड़ रहा, हम उसको दे देंगे। तो हम कहे महाराज सब कमवा के तब क्या उधर दे दोगे, हमारा आदमी है ना। ये मेरे तो साथ हार गए, वो हारे जब, तो हमसे वो कहे, हालांकि वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, खबर थी, बाद में जम्मू कश्मीर पहुंच गए वो। उन्होंने हमारे ज़िले को, गाजीपुर को जितना उन्होंने चमकाया, जितना बनाया, उसके बाद उनको। अच्छा, वो कह भी रहे थे हाँ। कि हम जीतेंगे तो हम तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे। उधर वाला जीतेगा तो खाली सांसद रहेगा। हाँ। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स की यही खूबसूरती है। यही है। और मेरे साथ भी सेम हुआ। तो वो जो सड़कें बताए थे लोग कि ये कोई बना नहीं पाया, ये कोई बना नहीं पाया। हम गए और हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि ये जरूरी है। तो मुख्यमंत्री जी ने उसको कर दिया और वो बन भी गया। फिर विश्वविद्यालय नहीं था आजमगढ़ में, वो भी बनवा दिए। आजमगढ़ में संगीत विद्यालय बनवा दिए। मतलब आप वहाँ संगीत विद्यालय जो बना है अभी उसका उद्घाटन हम लोग करेंगे अभी हाल जल्दी ही। तो कृषि विद्यालय, मतलब पहला अटल आवासीय विद्यालय बनवा दिया आजमगढ़ में। सारी चीज़ें होने के बाद वो जो सड़कें नहीं बन रही थी और उसको बनाया, उस सड़क के किनारे जो बूथ था वो भी हार गए। तो अब हमारे जो लोग थे ना वो पूछते भी थे कि भैया जब यहाँ से तुम बल्टा में दूध लेके चलते थे
तो यहाँ से आजमगढ़ जाते जाते आधा बल्टा का दूध गिर जाता था, क्योंकि सड़क खराब थी। और ये भी तुम्हारा दूध वाला ही है जो तुमको ये रोडवा बना के दे दिया, उसको कहाँ हरा दिए तुम लोग। तो यही है राजनीति, यही है। और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, इसलिए नहीं है, जब मैं हारने के बाद गया लखनऊ, तो महाराज जी ने जो बात कही मुझे, वो मंत्र बन गया मेरे लिए। क्या कहे? महाराज जी ने कहा कि देखिए जी, हार जीत ये लगा रहता है, लेकिन आपको जनता ने जितना दिन अवसर दिया था आपने काम किया। बोले जी महाराज जी, तो अब जिसको मौका दिया उसको काम करने दीजिए। यही डेमोक्रेसी है। यही है, जनता है, जनता के हाथ में है। आपको चुना, आपने काम किया, अब किसी और को मौका दिया है, धर्मेंद्र भैया को दिया, अब उनको करने दो। अच्छा, धर्मेंद्र जी को क्योंकि चुनाव आपने हराया था, अभी राहुल गांधी जी ने फर्जी वोटर का बड़ा जिक्र कर रखा है कि फर्जी वोटर बहुत सारा काउंट होता है। कई लड़का लोग हमको भी लिख के भेजा कि आप 7,000 वोट से जीते थे, फर्जीवाड़ा तो नहीं उस दौर में हो गया था। बहुत सारा कहानी चल रहा है राहुल गांधी जी के आरोप पर, और ये जो लोग धर्मेंद्र प्रधान जी से, धर्मेंद्र यादव जी जोड़ रहे हैं कि 7,000 वोट का डिफरेंस था, बीजेपी फर्जीवाड़ा करती वोटों में। इस पर क्या आप लोग का टेक है? मुझे लगता है ना कि ये लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये आपने शायद ध्यान दिया होगा, नहीं तो ये रिकॉर्ड में आप निकालिएगा। 19 में जब चुनाव हम लोग लड़ रहे थे और वोटिंग हो गई और हमने वो बयान दे दिया था, वो हमको लगता है अखिलेश भैया भी देख लिए कि तो बोल रहा है हमको हराने वाला कोई फायदा नहीं हुआ, कहाँ से बोल रहा है। तो वो चुनाव आयोग चले गए, बोले आओ जो भी रिजल्ट होगा हम नहीं मानेंगे, यहाँ बेईमानी होगी। अच्छा, अखिलेश जी भी सोचे होंगे क्या बोला क्या है ये, इसको नहीं पता किसके सामने लड़ रहा है। हाँ हाँ, और बात तो सही है भाई, हम पहली बार गए, हमको राजनीति जीरो, कुछ पता ही नहीं और है। उनका गढ़ है आजमगढ़, गढ़ भी है, और वो बड़े राजनेता हैं। मुलायम जी की सीट दर्द थी पहले, उनको राजनीति आती है भाई, वो तो उसी में पले बढ़े हैं, तो वो भी हमको हराने वाला फायदा नहीं तो बोले हम इस सीट का रिजल्ट ही नहीं मानेंगे। तो जब जीत गए तो मान गए, क्यों नहीं भैया, आप बोल दिए कि हमको तो नहीं मानना था। तो ये लोग जहां जीत जाते हैं वहां सब ठीक रहता है, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाता है। बट जैसे अभी राहुल जी ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दिखाई कि घर में 81 वोट है, कई में चुनाव आयोग ने कहा कि भ्रमित करने वाला है, बहुत सारी चीजें क्योंकि हैं। लिखित में दीजिए ना भैया। क्या होता है कि आप बोलने के लिए तो बोल दिए, पर कहीं लिखित आपने किया, उसके खिलाफ अगर आपने लिखित दिया होता तो एक रिकॉर्ड में होता कि हाँ भाई लिखित आपने दिया है, पर वो लिखित तो दे ही नहीं रहे। तो फिर राहुल जी ने काहे किया, इसको काहे बोला इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? क्योंकि उनको पता है कि वो बार बार झूठ बोल सकते हैं, खटाखट आएगा, वो लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं कब आएगा। झूठ बोल के ही जीते थे ना। आपने पूछा कि कैसे हार गए इतना काम करने के बाद, क्योंकि जनता उस समय पे भ्रमित हो जाती है कि ये तो जितना आपने जैसा कहा कि रोड बना ही दिया, ये बना ही दिया, वो सब तो ये बना ही दिया, अब क्या करेगा। वो सामने वाला तो बोल रहा है कि खाता में पैसा आएगा खटाखट, तो खाता वाला ले लेते हैं। तो गेम कर दिए, झूठ बोल के अपना पूरा गेम किए, और उसका असर दिखा चुनाव में। यूपी में काहे आप लोग हारे? क्योंकि यूपी में अगर आप लोग की 30 सीट और आ गई होती, जो सपा को एज मिला, तो शायद आपकी पूर्ण बहुमत सरकार होती। यही जो भ्रम फैलाया उन किस लोगों रीजन क्या था? भ्रम या संविधान वाली बात जो चली ने। थी? संविधान वाले वही, मतलब भ्रम, उसमें पैसे की बात थी और संविधान की भी बहुत बड़ी बात थी। मतलब उनको ये बात पूरी तरह से मन में बैठा दिया कि भाई ये लोग अगर आ गया 400 सीट तो संविधान खतरे में है। जबकि हम लगातार कह रहे हैं, जनता के बीच में कह रहे हैं कि भैया संविधान की कोई रक्षा कर रहा है तो वो ये कर रहे हैं। संविधान में जो चीजें लिखी गई कि देश का जो पहला सर्वोच्च पद है वो किसी अल्पसंख्यक या आदिवासी समाज के लोगों के लिए होना चाहिए, तो ये लोग तो नहीं कर पाए, कांग्रेस वालों ने तो नहीं किया। ये तो जब मोदी जी आए तो उन्होंने बनाया। क्या चीज? राष्ट्रपति के लिए। बट ये लिखा कहीं थोड़ी ना है कि बैठाना चाहिए। नहीं, पर ये चीजें तो है कि भाई किस समुदाय के लोगों को कितना अधिकार मिलना चाहिए। मतलब ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में हम इस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं, बट
हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कह सकते हैं। और मैं भी मानता हूं कि ये नहीं होना चाहिए, मैं भी ये मानता हूं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर इसी पे ये लोग खेलते हैं और यही चलता है। क्योंकि आप देखिए कि मैं कई बार, और इस पर बहुत विवाद भी हुआ, लोगों ने बोला कि ये क्या बात कर रहा है, पर मैं बोला मैं ठीक बोल रहा हूं भाई। जब तुमको ये समझा दिया है तुम्हारे नेता ने कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, सवाल पूछा मेरे से कि एसएससी वाले पे? नहीं नहीं, अच्छा। बेरोजगारी पे। हाँ। मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय, एक जन आया बोला कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके बारे में बोलिए। तो मैं बोला ये बढ़ा कौन रहा है? आप कह रहे हो बेरोजगारी बढ़ रही, तो बढ़ा कौन रहा है? बोला मतलब? मैं बोला आपने कहा ना कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है खास करके और बेरोजगारी बढ़ रही है, मतलब आपने मान लिया है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है। तो इस देश में सरकारी नौकरी है कितनी? 80 लाख। तो 80 लाख के बाद जितना संख्या होगी, जनसंख्या होगी, वो बेरोजगारी मानोगे आप, क्योंकि आप कह रहे हो ये बात। वो तो नहीं बढ़ जाएगी ना। बट जैसे दिल्ली में भी लड़का लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, हमने बुलाया उनको, तो कह रहे हैं कि जितना पद है कम से कम उतना तो भरना चाहिए। जैसे रेलवे में नहीं, खाली पद है बहुत सारा, वहाँ भर नहीं रहे। एग्जाम जो हो रहा है उसमें आगे पीछे तारीख हो रहा है। एसएससी वाला लड़का लोग परेशान है। तो वो ये कह रहा है कि ऐसा लगता है प्रायोरिटी में नहीं है। जैसे सरकार जो है उसको भी समझ में आ गया कि ना उसको नौकरी के लिए वोट मिलता है, उसको अलग चीज़ों के लिए वोट मिल रहा है, वो अपना वो कर रहे हैं। नौकरी, छात्र, शिक्षक ये प्रायोरिटी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग विपक्ष वाले ये मुद्दा बनाते हैं। और देखिए भैया, ये परसेप्शन बन चुका है। मतलब मैं आपको ये, अगर आप मोदी जी से मिलना तो उनको बात ये बताना कि ये परसेप्शन एक सरकार को लेके बन गया है जी, कि मंदिर पे आप अच्छा कर रहे हो, धर्म पे आपकी चर्चा हो रही है कि आप लोगों ने किया, बट जो नया पीढ़ी का बच्चा है उसको ये लगने लगा है कि प्रायोरिटी ही नहीं है। यूपीएससी छोड़ के जितने पेपर हैं सब में कुछ 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 हो रहा है। प्रोटेस्ट सब जगह चल रहा है। यूपी में, बिहार में, जैसे बीपीएससी का लड़का लोग था, प्रोटेस्ट करता है तो कभी नीतीश जी पिटवा देते हैं, कभी यूपी में पिट जाता है। तो उसको लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है, हम ही तो फ्यूचर है। नहीं, मैं इस बारे में थोड़ा सा कहता हूं। सरकार की मंशा है कि देश में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रोजगार हो, और देश को जितना हम समृद्ध बना सकते हैं बनाएं। और चूंकि विपक्ष का काम ये है कि वो कोई एक ऐसा मुद्दा ढूंढ के और प्रोपेगेंडा बनाते हैं। मतलब उनका तो काम ही यही है ना, तो चाहेंगे काम है भाई वो विपक्ष में है, तो वो भी तारीफ थोड़ी करेंगे। हाँ, तो यही जो बेरोजगार कर रहे थे और सारी चीज़ें हो रही थी, भर्ती नहीं आ रही है, भर्ती नहीं आ रही है। मैंने इतना तक देखा था कि यूपी में बच्चे जो है वो अपना मार्कशीट जला रहे हैं, इस तरह की चीज़ें थी। 60,000 भर्ती एक साथ हुई। महाराज जी ने 60,000 भर्ती कराया, और कोई न किसी का सोर्स चला, ना ही कोई जाति धर्म, कुछ भी नहीं देखा गया। जो योग्य हैं, जो पात्र हैं, वो भर्ती हुए। तो अब ये लोग उस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल कि आपने जात का जिक्र कर दिया, आप दिनेश लाल यादव जी। लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहले आप मुलायम जी को पसंद करते थे, फिर आप अखिलेश जी के खिलाफ चुनाव लड़ लिए। आप ही के जात का लोग आपके खिलाफ खूब सारा बोलता है कास्ट को लेके कि आप बीजेपी की तरफ क्यों चले गए। आप ही के मित्र हैं जिनकी फिल्मों में आपने पैसा लगाया था, वो आपका प्रमोशन करने नहीं आए। हमको लड़का लोग ये भी लिखा, उधर आप बाद में जाएंगे। हाँ, वो कहते हैं यादव होकर आप बीजेपी सपोर्ट क्यों कर रहे हो यूपी में, क्योंकि वो ये मानते हैं कि आपको सपा करना चाहिए था, आप बीजेपी में क्यों आपका मोह है? मुझे लगता है यही चीज जिस दिन समझ में आ जाए लोगों को कि आप जाति पर जब तक खेलोगे तब तक आप कमजोर ही रहोगे। आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक इससे ऊपर नहीं उठेंगे, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि जब ये लोग बिहार के बाहर जाता है, यूपी के बाहर जाता है, तब ये बिहारी रहता है। हाँ, और जैसे बिहार में आएगा तो अहिर ब्राह्मण ठाकुर बन जाता है। हाँ, कि हम ब्राह्मण हैं, हम अहिर हैं, हम ठाकुर हैं।
हम ये हैं, फलाना है, ढिकाना है। तो बोले तुम लोग ये जो करता है दिल्ली ना, में आके बिहारी बन जाता है। दिल्ली में आएगा तो बिहारी बन जाएगा, मुंबई में आएगा तो अरे हम बिहारी भैया, हम आऊँ तो अरे हाँ, यहाँ। कॉलेज से लेकर हर जगह, सही बात है ये। तो तरक्की करना है तो ऐसे रहो ना भाई, एक रहो ना, एकजुट रहो। और ठीक है, मैं इससे भी मना नहीं करता हूँ कि जो जाति प्रथा मनाई गई या जो थी वो सही थी, वो भी गलत है, लेकिन अब वो समय नहीं है। आप समय के साथ चलो ना। आज का समय ये है कि आज कौन देखता है, हम लोग यहाँ काम करते हैं, हम तो नहीं देखते हैं यहाँ पे कि कोई जाति का है इसलिए आपके साथ काम कर रहा है, आपके भाषा का इसलिए कर रहा है, आपके धर्म अगर का काम है। आता है तो दे देते भाई, नहीं आता तो आपको काम, आप कैमरामैन हैं, अच्छा चलाते हैं, कौन भाषा बोलते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता सही है। बात है। आप महाराष्ट्रियन है, मराठी बोलते हैं, कोई बात नहीं, आइए आप कैमरा आप ले लीजिए। जब तक काम आता है। हाँ, आप कौन है भैया, हम मुसलमान हैं, लेकिन आप अच्छे डायरेक्टर हैं, आप डायरेक्ट कीजिए। हम थोड़े देखते हैं यहाँ जाति धर्म और सारी चीज़ें। पर जहाँ पे ये लोग देखते हैं वो पिछड़ेपन का कारण ही वही है। आज भी बिहार अगर पिछड़ा रह गया, और तो कारण यही है कि आप जब बिहार से बाहर जाते हो तो बिहारी हो जाते हो, और जब बिहार में आते हो तो अहिर ब्राह्मण ठाकुर हो जाते हो। ठीक।